रोजमर्रा आप जानते हैं कि आप भी इस मुल्क में रहते हैं, आपको रोजाना हुकूमत की किसी भी दफ्तर में जाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या करें गुजरात का मसला? बोलना बहुत आसान है, सऊदी अरब से बैठ के और दुबई से बैठ के और इंग्लैंड और अमेरिका से बैठ के। उस वक्त मैं इंग्लैंड में था इसलिए, और मुझे कोई ना सिखाए और कहे नहीं, इसलिए कि मोदी साहब से जो लड़ाई मैंने लड़ी है वो किसी ने नहीं लड़ी। वो आज तक मोदी साहब कहते हैं, बल्कि मजाक में कहते थे कि इसकी वजह से अब तक भुगत रहा हूं मैं। मोदी साहब का जो वीजा रिजेक्ट हुआ था वो मेरी पिटीशन पे हुआ था। आप जाके स्टेट डिपार्टमेंट में देखें, मेरी हैंड डिलीवर्ड पिटीशन है कॉलिन पॉवेल को। कोई हमसे ना पूछे ये सवाल कि साहब मोदी से क्यों मिले और मोदी के ये करीब हो और बीजेपी के वो हमसे ना पूछे। हमने किया है उनके साथ बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन यही देखिए जो मैंने कहा था कि जो सवाल पजीर जो कौम होती है वो सबसे पहले सियासी सूझबूझ खो देती है। जब सवाल आता है, हमने बड़े दंडनाए हम भी 1200 साल तक, कोई वजह थी कि अल्लाह ने हमसे छीन लिया। तो जो क्लासिक, अगर जिनका तारीख पर निगाह है वो देख, जो 1400 साल की जो तारीख जिनकी निगाह में है वो इसको खूब समझते हैं कि जब सवाल किसी कौम पर आता है तो सबसे पहले उसका सियासी सूझबूझ चली जाती है, और वो है हमारे। हम सियासी सूझबूझ, हमको बुत बना के दे दिए गए, और पिछले 10-12 साल से एक मोदी नाम का बुत दे दिया बस हमको, और बस उस पर कंकरी फेंकते रहो और लोग अपना काम करते हैं। अक्लमंद आदमी वो होता है कि उसको ये दीवार के पीछे दिखता है, वो असल होता है कि ये बुत के पीछे क्या है, लेकिन हमको बुत दे दिए बस। मुझे अफसोस है ये ना हमारे दानिश्वरों से, पढ़े लिखों से। तो जब ये हालात हुए गुजरात में और एक अजीब माहौल था, राइट के नहीं, ये राइट के 8-9 महीने हो चुके थे उसके बाद, तब की मैं बात कर रहा हूं। और हमने जो लड़ाई लड़ी मोदी साहब के साथ, जो उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किए, मैं टोनी ब्लेयर, जो बहुत एक लंबी एक तारीख है, उसकी कहानी है। तब मुझे अहमदाबाद से, गुजरात से लोग कहते थे कि जफर भाई कुछ करो, कोई पॉइंट, कोई डिस्कशन का पॉइंट डेवलप करो। तो मैं इंग्लैंड में रहता था उस जमाने में, उस वक्त पता चला, इसलिए मेरा बोलना अब जरूरी था। ये बात मैंने कही नहीं थी, पब्लिक डोमेन में है ये। गजनफर साहब, आप एक मोदी नामा एक मधु किश्वर ने लिखा है, आप पढ़िए, उसमें है। उस वक्त लोगों की तरफ से आया कि भाई कोई क्या करे, क्या बात करे, ठीक है, मकान बनाना है, इसलिए कि टोटल बीजेपी की 2/3 मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी और हमने लड़ाई लड़ी थी उनसे, ठीक तो था। कोई पॉइंट हो डिस्कशन। उस वक्त मुझे याद है 2003 में कि मैं बात मुझे बदलनी पड़ी, वो तो ये साइड पे रहेगा, इसके लिए फिर कभी बुलाना आप, चैलेंजेस एंड फ्यूचर रेमेडी, इसलिए कि मेरा ये फरीजा बनता है कि आपके सामने बात सामने वादे करना बहुत जरूरी है, और मैं क्या समझता हूँ कि क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। उस वक्त 2003 जून जुलाई में पता चला कि मोदी साहब इंग्लैंड आ रहे हैं, वाइब्रेंट गुजरात की पहली समिट कर रहे थे, उसके लिए वो इंग्लैंड आ रहे थे। तो मुझे अहमदाबाद से बार बार फोन आ रहे थे कि यार जफर भाई आप कुछ करो और मोदी साहब से मिलो, इसलिए कि बगैर ये कह रहे हैं कौन, जो अहमदाबाद के लोग हैं, अच्छा है कि सऊदी अरब से हमें राय नहीं दे रहे थे, भाई कुछ करो। ठीक है भाई, कैसे, और मैं तो कैसे कर सकता हूँ कि मेरा तो नाम सुन के, इसलिए कि जो सारा हमने उनके खिलाफ जो किया था बड़ा जबरदस्त किया था, वो तारीख जिस दिन कभी लिखी जाएगी तो। और मुझे एक और बात मैं कहूँगा यहाँ पर कि मुझे
नतीजे की कोई फिक्र नहीं। इसलिए कि जिसका कुरान और हदीस पर अगर निगाह हो तो अल्लाह पाक ने दावत का काम एक ऐसा काम दिया है कि वाहिद काम होगा दुनिया में कि जो नतीजे के बारे में कुछ पूछ नहीं होगा। अल्लाह मियां के वादे होगा तुमने किया क्या था, बस। इसलिए मुझे डर नहीं है किसी भी काम करने में, इसलिए कि भाई हमें सवाल होने वाला नहीं है तुमने कामयाब हुए कि नहीं हुए, ये सवाल इंशाअल्लाह कभी नहीं आएगा। हाँ, सवाल इस बात पर जरूर आएगा कि मियां तुम कर क्या रहे, हमने तुमको बोलने की सलाहियत दी थी, क्या वहां तुम्हारी बंद क्यों हो गई, वो सवाल होगा। और ये सवाल होगा कि तुमको हमने इक़दाम दिए थे, तुमको वसाइल दिए थे, वो सारा सब कुछ दिया था, क्या तुमने हमारे काम के लिए क्या कोशिश की थी, ये सवाल होगा। लेकिन नतीजे पे बिल्कुल सवाल नहीं होगा। तो हमने कोशिश की कि भाई अब ये मोदी साहब से मिले कैसे। तो एक डर था, इसलिए कि मैं मोदी की जो खिलाफ की जो पूरी मूवमेंट थी उसका मैं रूए रवा था, यानी मैं एक आइकन था। जैसा आप कह रहे हो कि आज मैं मोदी साहब का मुस्लिम फेस हूं, तो उस वक्त एंटी मोदी की ब्रिगेड का मैं फेस था उस जमाने। और हमारे इस काम में हमारे साथ शाना बशाना थे महेश भट्ट साहब, हिंदुस्तान के मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर हैं और मशहूर शख्सियत है। और बल्कि मैं आपको कहूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान अब नहीं, अब तो बेचारा जफर सरेशवाला के पास आता है, लेकिन पहले हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी कहीं भी तकलीफ में होता था तो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल महेश भट्ट होता है हमेशा। वो हमारे किसी मौलवी मुल्लाओं के पास नहीं जाता था, वो महेश भट्ट को फोन करता, भट्ट साहब। तो भट्ट साहब हमारे साथ थे, तो मैं भी बड़ा कंफ्यूज था कि मोदी से मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, यानी एक जहन बड़ा तजब्जुब था कि क्या करना चाहिए। तो मैंने भट्ट साहब को फोन किया, मैंने कहा भट्ट साहब इस तरह से मोदी साहब आ रहे हैं यहाँ पर, और ये उनके सामने था, वो सारी लड़ाई हम साथ ही लड़ रहे थे, तो क्या मोदी से मिलना चाहिए कि नहीं। तो मैं अल्लाह जज़ाए खैर दे इस महेश भट्ट को कि क्या ईमानदारी और अमानतदारी से उसने राय दी है, इसलिए कि सही राय देना ये भी अमानत है मौलवी साहब। यानी आप देखिए कि मोदी के खिलाफ की मेहनत, इसलिए मुझे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या हमेशा याद आता है कि हजरत थानवी के पड़ोस में एक गाने बजाने वाला रहता था, खूब गाने बजाता था, रात तक महफिल चलती थी, और ये अल्लाह वाले इनको बड़ी तकलीफ होती थी रात को उठना, तहज्जुद में जब ये उठते थे तब तो इसका खत्म होता था, बड़े परेशान थे। तो अपने मुरीदीन में से किसी ने कहा कि हजरत खरीद लेते हैं उसके मकान को। तो कहा वैसे मैं तो उसको पूछ नहीं सकता, तो कोई उस जमाने में जो बीच का होगा उसे कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो जो गाने बजाने वाला, शराब वगैरह सारा चलती थी, महफिल चलती थी रोजाना, तो उसके पास गया कि भाई, और अच्छी ऑफर दी बहुत जबरदस्त उसको। तो उसने ये कहा कि भाई ऑफर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे पड़ोस में एक अल्लाह वाले रहते हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, मैं उनसे मशवरा करूं वो क्या कहते हैं। ये तो बड़ा खुश हो गया कि साहब इनका मकान मुझे ही लेना है, तो राय मिल जाएगी। वो गाने बजाने वाला है जो था शराबी, वो हजरत की खिदमत में आया और पूछा कि भाई मुझे आपका पड़ोस कहाँ मिलेगा, आप जैसे एक अल्लाह वाले का पड़ोस कहाँ मिलेगा, लेकिन ऑफर भी बहुत अच्छी है, आपकी क्या राय है, मैं मकान बेच दूं। देखिए एक अल्लाह वाला अमानतदारी से राय देता है, कहते हैं कि नहीं मत बेचो। तो वो दूसरे दिन गया पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ, तो कहा कि नहीं अब मुझे नहीं बेचना, भाई कीमत तो बहुत आप डबल दे रहे हो, सब कुछ है, लेकिन मुझे मकान नहीं बेचना। क्यों? कि भाई मेरे जो बुजुर्ग हैं उनका मशवरा नहीं है कि मैं मकान ना बेचूं। तो वो गया कि अल्लाह के बंदे आप ही खुद भेजते हो मुझे खरीदने के लिए, बोले भाई क्या करूं, जब उसने राय मांगी मुझसे तो मशवरा देना या राय देना ये अमानत है, इसलिए मैंने उसको गलत राय नहीं दी।
मैंने महेश भट्ट साहब को पूछा कि क्या किया जाए। अख्तर साहब आप सुनिए राय महेश भट्ट की। भट्ट साहब को मैंने जब ये पूछा कि भाई मोदी आ रहे हैं, हमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, उस पर मुझे भट्ट साहब ने लंबी सांस के बाद कहा कि जफर भाई देखो, हम चाहे कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं मोदी के साथ, जो भी है सारी लड़ाइयां हम लड़ रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसी आएगी कि आपको अक्रॉस द टेबल बैठना पड़ेगा। ये सारी मूवमेंट में सारा सब कुछ कर लो, आप उनकी बैंड बजा दो, वीजा रुकवा दो, आप उनके खिलाफ जितने डेमोन्स्ट्रेशन कर दो, लेकिन एक पॉइंट आएगी कि जहां आपको उनके साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी टेबल पर। तो महेश भट्ट ने ये कहा कि ठीक है वो ऑप्शन अभी ले लो। अरे कल अरे ठीक है मिलना चाहिए। तो मुझे एक हिम्मत आई। उसके बाद वहां मुझे दो अल्लाह वाले वहां हैं, आलिम दीन है, मौलाना याकूब कासमी, बहुत पुराने जमाने के आलिम है, जबरदस्त निगाह है कुरान हदीस पर, और पूरी 1400 साल की तारीख पर, और मुझे उनके साथ बड़ा सोहबत मिली। और एक मौलाना ईसा मंसूरी जो राइटर भी हैं, बहुत अच्छी निगाह रखते हैं। मैंने इन दोनों हजरात से अलग अलग पूछा। मैंने मौलाना याकूब साहब से पूछा कि मौलाना मुझे मुसलमानों की राय नहीं चाहिए, मुझे इस्लाम की राय चाहिए कि ये मोदी साहब आ रहे हैं, और उनके सामने था सब कुछ, जो भी गुजरात का सारा मामला, हमारी लड़ाई। मैंने कहा मौलाना आप मुझे बताओ कुरान हदीस की रोशनी में से कि क्या हमें मोदी से मिलना चाहिए या नहीं। मौलाना ने मुझे 11 आयतें कुरान की सुनाई, 11, और सुलह हुदैबिया का पूरा किस्सा खोला कि बिल्कुल मिलना चाहिए। मौलाना ने यह कहा कि जफर, अगर मुसलमानों के मसले को हल करना है तो मोदी से मिलना चाहिए, और अगर नहीं हल करना तो मत मिलो। यही बात मुझे मौलाना ईसा मंसूरी साहब ने कही। ये दो हजरात की बात से मुझे हिम्मत आ गई कि अब मुझे लगा कि चाहे, और मैंने ये तय किया, अब अगर 120 करोड़ मुसलमान मुझ पर कुफर का फतवा लगावें तब भी मैं अब मोदी से मिलूंगा। ये मैंने तय कर लिया। अब मुझे कुरान हदीस मौलाना ने, और फिर मैंने अपना भी देखा, मुझे ये बात समझ में आई कि बिल्कुल यही राय और हमें मिलना चाहिए। अब ये हुआ कि हाउ टू बेल द कैट, भाई मोदी साहब से बात कौन पहुंचाया। वो भी मैंने महेश भट्ट साहब को कहा कि भट्ट साहब ये भी आप करो, तो उन्होंने कहा यार ये कैसे। फिर एक दिन उनका फोन आया कि भाई मोदी साहब के जो दोस्त हैं रजत शर्मा, जो आजकल इंडिया टीवी के मालिक हैं, वो मेरे भी दोस्त हैं, तो बोले मैं उनसे बात करता हूँ। तो हमारी उनसे बात होती रहती थी। उन्होंने कहा यार एक खत लिखवाओ। वो खत मौजूद है, आज मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैंने जो मोदी साहब को खत लिखा, उसमें मैंने अपनी किसी भी बात की गलती का कोई एहसास नहीं दिलाया कि मैंने आपके खिलाफ जो कुछ भी किया है वो सही है, लेकिन अब मैं ये समझता हूं कि आपसे हम बैठ के बात करें, ये भी अब सही है। मैंने अपनी किसी बात को कि आपके साथ जो भी किया था वो उस वक्त के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ये भी एक रास्ता है, हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपसे बैठ कर बात, हम अपनी बात से एक सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। मेरा खत पढ़ते ही मोदी साहब भड़क गए, एकदम ले गए उनके खिलाफ सारा वो, और उन्होंने, लेकिन वो तैयार हुए। लेकिन रजत शर्मा बात करते थे, तो मैंने रजत शर्मा को, जब ये तय हुआ, तो मैंने रजत शर्मा को कहा कि भाई आप भी चलो साथ में। तो बोले मुझे क्यों इस झगड़े में आप डाल रहे हो।
एनीवे वो भी आए।